तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी का पहला वीडियो है। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसी का फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं और मार्केट में बहुत सारे IPOs आ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे न्यू एज IPOs भी हैं देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, जैसे कि ज़ोमैटो का IPO अभी हमने देखा। इसके साथ साथ ओयो के बोर्ड ने भी IPO के लिए अप्रूवल दे दिया है और पेटीएम के ने भी सेबी से अपना DRHP फाइल कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ये जानेंगे कि पेटीएम के IPO में कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी में क्या किया जा सकता है। लेकिन इसमें वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थी हन्ना अरेंड, जिनकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ और थ्योरीज काफ़ी फेमस हुई। उनमें से एक थी बेनालिटी ऑफ द ईवल। उसका इस वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है, मगर उसमें उन्होंने अपने जो भी उनकी राइटिंग्स थी उसको उन्होंने बताया कि वो जो भी लिखती हैं वो सिर्फ अपने लिए लिखती हैं। इसी तरीके से ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं अपने लिए बना रहा हूँ। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड प्लीज़ ऑल्सो नोट दिस, आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी जो कि इस वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में आगे आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कंपनी का इशू साइज़ क्या है, कंपनी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन से हैं, उसमें उसके बिजनेस वर्टिकल्स कैसे हैं और उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत जो है हम लोग जो है वो करते हैं कंपनी के इशू साइज़ से। तो कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 16,600 करोड़ रुपए का। इसमें से 50% जो है वो ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब क्या है कि जो करंट इन्वेस्टर्स अभी हैं वो इस IPO के ज़रिए अपने शेयर को एग्ज़िट करेंगे और 50% यानी कि 8,300 करोड़ रुपया जो है वो जाएगा कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी किन किन बिजनेस वर्टिकल्स में प्रेजेंट है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो क्लाउड इनका एक वर्टिकल है, दूसरा कॉमर्स है, तीसरा पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज है। क्लाउड मतलब कंपनी जो ऑनलाइन टिकट सर्विस, मूवी टिकट बुक करना, एयरलाइन टिकट बुक करना, ये सब चीज़ें जो सर्विसेज ऑफ़र करती हैं उसमें। कॉमर्स जो बेसिकली पेटीएम मॉल के नाम से हम लोग जानते हैं वो है, और पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि उनका हम ये जानते हैं कि मेन बिजनेस तो है ही। लेकिन ये भी जानने की ज़रूरत है एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि कंपनी जो है वो क्लाउड और कॉमर्स का जो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से जो उनका कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो कम हो रहा है और कंपनी लगातार डिपेंड कर रही है पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज पे। और यहीं पे हमारे लिए एक थ्रेट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के भी ऐप्स हैं जैसे कि SBI योनो, वो सारी पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ICICI का पॉकेट्स ऐप है, वो भी सिमिलर लाइंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जो मेजर थ्रेट इनको आ रहा है वो है गूगल पे ऐप से, और नेक्स्ट थ्रेट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज। वहाँ से भी कंपनी को काफ़ी थ्रेट आने की संभावना है। सो कंपनी भी इस चीज़ को समझ रही है एंड आई एम प्रिटी श्योर दे आर टेकिंग रिक्विजिट स्टेप्स फॉर देयर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब हम लोग एक नज़र डालेंगे कि कंपनी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जैसा कि विजय शेखर शर्मा जो कि कंपनी के एक तरीके से मीडिया फेस हैं, उनका ऑलमोस्ट जो है वो 15% के आसपास स्टेक है। अली बाबा का इसमें स्टेक है, वॉरेन बफे का इसमें स्टेक है, सॉफ्ट बैंक का स्टेक है। तो ये इनके जो है मार्की इन्वेस्टर्स कहे जा सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि FY16 से लेके FY20 तक के कुछ एक चार्ट हमारे सामने है। अब इसमें ये बात गौर करने की है कि FY16 में जो रेवेन्यू था और FY20 में जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट
5.5 5.6 टाइम्स जो है वो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, मगर कंपनी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है साथ में 3.6 3.7 टाइम्स। आई एम टॉकिंग इन क्रूड टर्म्स। सो बेसिकली बढ़ा है, मगर अगर नेट लॉस पे नज़र डालें तो कंपनी का नेट लॉस भी बढ़ा है। और FY20 में भी हमने देखा है कि कंपनी को 2,833 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में FY20 में नहीं थी। अब FY21 में क्या पोजीशन है कि जो पेमेंट सर्विसेज, जो हमने अभी बात की थी कि जो वर्टिकल्स हैं, तो पेमेंट सर्विसेज बेसिकली जो है वो ये है कि ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये 3/4 ऑफ द रेवेन्यू आता है पेमेंट सर्विसेज से। यानी कि अगर 100 रुपया रेवेन्यू है कंपनी का तो उसमें 75 रुपीज़ जो है वो पेमेंट सर्विसेज से आ रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू जो FY21 में जो इनका रहा है वो 2800 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें से कॉमर्स और क्लाउड का जो है वो 690 करोड़ कंट्रीब्यूशन रहा है, और पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है वो 2100 करोड़ के आसपास रहा। ये चीज़ है। तो ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मोटे मोटे नंबर्स हैं। तो ये है, लेकिन इसमें यही चीज़ है कि कंपनी पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, और यही कंपनी के लिए एक तो कंसंट्रेटेड रिस्क है, और दूसरा जो बैंक्स का योनो ऐप जैसे काफ़ी पॉपुलर ऐप है SBI का, वो काफ़ी टक्कर दे रहा है पेटीएम को। तो ये भी हमें जानना पड़ेगा। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो मेजर चंक है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। ये पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? बेसिकली ये जो कंपनी को देना पड़ता है बैंक्स को या कार्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को, वो है। और FY20 और FY21 की अगर हम बात करें तो FY20 में 0.7% ऑफ द GMV ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, यानी कि जितना भी पैसा इनके नेटवर्क के थ्रू पास कर रहा है, चाहे अंदर आ रहा है चाहे बाहर जा रहा है, उसका 0.7%। हालांकि वो कम हुआ है, यहाँ पे 0.5% हुआ है FY21 में। और दूसरा जो इनका एक्सपेंस है वो है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 42% ऑफ द रेवेन्यू था। हालांकि ये कम हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है, और ये हुआ है 19% ऑफ द रेवेन्यू। तो ये चीज़ कम तो हुई है, मगर फिर भी कंपनी जो है वो अभी प्रॉफिट्स में नहीं आ पाई है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेजर है प्रॉफिट्स को मेजर करने का, एबिटा और एबिटा मार्जिन, वो दोनों ही अभी जो है वो निगेटिव टेरिटरी में है। और इसकी वजह से जो नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि क्या इन्वेस्टमेंट रैशनल इस IPO में बनता है या नहीं, इस सही शब्दों में न्यू एज IPO में बनता है या नहीं। तो एज ए जैकमा के लिए तो भाई बना इन्वेस्टमेंट रैशनल। क्यों? क्योंकि अभी मैं कहीं देख रहा था कि उनको 7 टाइम्स जो है वो 7 टाइम्स का उनको जो है रिटर्न मिल रहा है। इसी तरीके से वॉरेन बफे को जो है 3 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का क्या? तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो प्रॉफिट्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं, और मैं खुद जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट्स तक नहीं पहुंचती है या उसको पहुंचने के बाद उसको सस्टेन नहीं करती है, उस कंपनी से दूर रहने की कोशिश करता हूं। मगर अब दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर इतनी रिटेल फ्रेंजीनेस क्यों है? रिटेल फ्रेंजीनेस इसलिए है क्योंकि इन ऐप्स ने कॉमन लोगों की लाइफ्स को टच किया है। मैं खुद भी एक वक्त में पेटीएम के ऐप यूज़ करता था, तो इस वजह से एक अवेयरनेस है, लोग जानते हैं हाँ पेटीएम ऐप है, इसलिए एक रिटेल फ्रेंजीनेस है। बट ये देखना होगा कि क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल करंट सिनेरियो में मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि नहीं, इसलिए मैं इस IPO को अवॉइड करूँगा। बट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन पे पहले एक ऐड आता था हेलमेट को लेके, उसमें लास्ट में वो यही बोलता था मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। तो उसी को मैं थोड़ा सा बदलूँगा और ये कहूँगा कि मर्जी है आपकी आखिर पैसा है आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।